नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम रीट मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला। उसमें हमने स्वर कर लिए हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर हैं और व्यंजन हैं। स्वरों को हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं व्यंजन। सबसे पहले हम लोग व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या है, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। इसमें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। जिसे जो व्यंजन होते हैं उसमें ऑलरेडी क्या होता है, स्वर बीच में ऐड होता है, फिर वो बोले जाते हैं। क, अगर हम क की बात करें, क ऐसे लिखते हैं तो क्या है, इसमें क्या है, स्वर ऐड है, इसमें स्वर ऐड है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ऐसे हो जाएगा ये, इसका मतलब कै और इसमें ए स्वर लग के फिर ये कै बना है। ठीक है, तो ये होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, अगर हम स्वरों की बात करें, जो परंपरागत रूप से बात चली आ रही है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं कि जो मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। और जो मूल स्वर कितने, मूल व्यंजन होते हैं सॉरी, वो 33 और मूल स्वर हमने पढ़े हैं 11। टोटल मिला के इनको हम 44 बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास होता जाता है, कुछ नए वर्ण ऐड होते जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन सभी को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। आज का जो अब है प्रेजेंट में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो 52 है। और ये 52 कैसे बने, हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। इनको वर्गों में डिवाइड किया हुआ है, इनको वर्गों में बांटा गया है कि प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वो मुखिया बना के उसका नाम क्या रख दिया गया है, कै वर्ग। जैसे ये कै, खे, गै, घै, ngै है, इनको क्या नाम दे दिया गया है, ये कै वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। ये टोटल व्यंजन हो गए ये 25 व्यंजन हो गए, 5 वर्ग हो गए, और 5 वर्गों में 5 वर्ण मिलके ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। और जो ये वर्ग होते हैं, कै वर्ग है, चै वर्ग है, हर वर्ग का जो लास्ट वाला अक्षर होता है, जो अक्षर नहीं सॉरी वर्ण होता है, इन पांचों को क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर। क्योंकि ये 5वें नंबर पे आते हैं, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। अगर हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो जो कै वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ्या होता है। क्या होता है, कंठ्या, क्योंकि ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब बोल के देखिए, जब हम क ख बोलते हैं तो आवाज़ हमारे गले से आती है। ठीक है, कंठ, इसीलिए इसको कंठ्य व्यंजन बोलते हैं कै वर्ग को। ठीक है, जो हमारा चै वर्ग है, चै वर्ग ये तालव्य, इनको तालु, ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ये तालु से बोले जाते हैं। चै, छै, जो जीव के नीचे वाला भाग होता है वो तालु होता है, और ये तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए जो इनका उच्चारण स्थान है वो तालु है। टै वर्ग मूर्धा, मूर्धा ऊपर, जीभ के ऊपर जब हम कुछ बोलते हैं ऊपर जाके हमारी जीभ टच करती है, उसको मूर्धा कहते हैं। जो टै वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तै वर्ग दंत्य, जब हम तै, थै, दै, धै बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो दांतों को टच करती है, इसीलिए ये है दंत्य। पै वर्ग, पै वर्ग पै, फै, आप प्रत्येक वर्ण को आप उच्चारण करके देखिए। प्रैक्टिकली जब हम कुछ सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। जब पै, फै बोलते हैं तो हमारे जो होंठ हैं, लिप्स हैं, वो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो ये पै, फै, बै बोला जाता है। तो ये क्या है, ओष्ठ्य है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ्य है। ये टोटल कितने हो गए, 25। वर्ग पूछा जाए तो कितने हो गए वर्ग, 5। प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने हो गए, 5। ठीक है, आगे जो आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं,
जब हमारी पै फै बै भै मै वाली लाइन ख़त्म होती है तो उसके बाद हम 4 वर्ण लिखते हैं, य रै लै वै, ये लिखते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अगर इनको भी हम बांटें, इनका वो जो विभाजन किया हुआ है, इनको जो य होता है और जो वै होता है, इनको अर्धस्वर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण हैं, तो आपका आंसर होगा य और वै। ये क्या है? अर्धस्वर वर्ण है, अर्धस्वर वर्ण है, अर्धस्वर व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद जो बीच में रै और लै रह गए, रै और लै रह गए। रै को क्या कहते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। र, आप बोल के देखिए, र ऐसे नहीं होता। रै को जब बोलते हैं तो कंपन सा होता है, वाइब्रेशन सी होती है, कंपन होता है। तो ये क्या है? रै प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। उसके बाद लय की बात करें तो इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। अब हमने देखा कि 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन थे, उसमें 4 हमारे अंतस्थ जुड़ गए, तो कितने हो गए एक बार में? ये 29 हो गए। आगे आगे हम इनको काउंट करते चलेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हमारे 52 जो वर्ण हैं वो आपके सामने होंगे। ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। य रै लै के बाद कौन सी लाइन आती है जो हमारी? वो आती है शै शै सै है। क्या आता है? शै शै सै है। इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो संघर्ष करते हुए निकलती है। शै शै सै है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये कितने हैं? ये भी टोटल 4 हैं। कितने हैं? ये भी टोटल 4 हैं। उसके बाद 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 हमारे उष्ण व्यंजन हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? 33 जो परंपरा से चले आ रहे हैं। 33 मूल व्यंजन या मूल व्यंजन कह लीजिए या पारंपरिक व्यंजन इनको कह लीजिए। उसके बाद आते हैं आगे चल के हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनका जो इनकी संधि पूछ ली जाती है संयुक्त व्यंजन की, कि ये कौन कौन से वर्ण से, कौन कौन से व्यंजन से मिलके बने हैं। जो क्षय होता है वो कै और शय और ए क्या हो गया? इसमें स्वर हो गया। जब हम हलंत लगा के इनको लिखें, हलंत का मतलब होता है कि इसमें क्या? स्वर शामिल नहीं है, तो इसमें ऐड होगा। अगर हम सीधा लिख दें कै और शय, अगर सीधा लिखें बिना हलंत के लिखें तो कै और शय ही लिखा जाएगा। इनको की संधि कै और शय मिलके क्षय बन गए हैं। अगर आप हलंत लगा देते हैं तो उसमें आपको ए भी जोड़ना पड़ेगा, स्वर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर बात करें त्रय की, इसमें तय, रै, ए, उसी तरह से अगर आप ए को लिखते हैं तो हलंत लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना स्वर के लिखते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो तय और रै इस तरह से लिखा जाएगा। जो ग होता है, ग ज्ञानी, वो जय और ण से मिलकर बनता है। ठीक है। और जो श्रय होता है वह शय और रै से मिलकर बनता है। तो अब 33 वो हो गए थे, 4 और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? ये 33 और 4 कितने हो गए? 37 हो गए। ठीक है। और उसमें 2 ये उत्क्षिप्त, ये नए हैं। ये उत्क्षिप्त इनको व्यंजन बोला जाता है या द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता है, ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम इन व्यंजनों के हैं। इनमें फ़र्क क्या है? ये टै वर्ग में होते हैं। अगर आपसे ये वर्ग के बारे में पूछ ले कोई कि कौन सा वर्ग उत्क्षिप्त वर्ग है, तो आपका आंसर होगा टै वर्ग, क्योंकि ये टै वर्ग से लिए गए हैं। इसमें ये विंदी लग गई तो ये क्या है? अब उत्क्षिप्त व्यंजन बन गए या ताड़नजात व्यंजन बन गए, या आप कह सकते हैं कि ये द्विगुणित व्यंजन बन गए। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए? पूरे के पूरे 39 पूरे हो गए। ठीक है। 33 हो गए थे, 4 ये ऐड हो गए, 2 ये हो गए, 33 और 6 39। अब अगर पूछ लिया जाए तो
39 व्यंजन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो विभाजन किया गया है, अलग अलग तरीके से विभाजन इनका किया गया है। सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है, अल्प प्राण और महाप्राण आपको पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या है, जो अल्प प्राण होता है, आप ऐसा कीजिए, जो अल्प है इसका नाम आप विषम रख लीजिए, विषम, इसका नाम आप विषम रख लीजिए। आप कह दीजिए कि इसका निकनेम है, कुछ भी है, अल्प का नाम आप विषम रख लीजिए। जो हर वर्ग होता है, वर्गीय व्यंजन आपको पता है ना, 25 होते हैं, कै वर्ग, चय वर्ग। जो 5 वर्ग होते हैं उनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है, वो अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, 5वां, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है और हमने अल्प का नाम रख लिया विषम। जो विषम संख्याएं हैं हर वर्ग में जो विषम संख्या वाले वर्ण आते हैं वो क्या है, अल्प प्राण हैं। वर्ग कितने हैं हमारे? 5 हैं, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए? 3 अल्प प्राण वाले, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 हैं, वो भी क्या है, अल्प प्राण हैं। जो सभी मूल स्वर हैं, इसमें योगवा शामिल नहीं है, जो 11 मूल स्वर हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 30। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, हम आपसे पूछ सकता है कि वर्णमाला में टोटल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, आगे जो दूसरा इसका पार्ट है वो है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। महाप्राण का नाम आप रख लीजिए सम। क्या रख लीजिए? सम रख लीजिए। जो प्रत्येक वर्ग की सम संख्या वाले वर्ण होते हैं, जैसे दूसरा और चौथा, वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। तो 5 वर्ग में 2-2 वर्ण आ गए, तो कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो शय, शय, सय है, वो 4 और इसमें जुड़ गए, तो टोटल ये कितने हो गए? महाप्राण कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। उसके बाद अब इनका जो विभाजन किया गया है वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर किया गया है। कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। सघोष भी लिखा हो सकता है, घोष भी कहा जाता है इनको, अघोष और घोष या अघोष और सघोष। अघोष कौन से होते हैं? सभी वर्गों के पहले 2 वर्ण, सभी वर्गों के पहले 2 वर्ण, शुरू वाले कै, ख हो गया, चै, छ हो गया, ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। 5 वर्ग में 2-2 आ गए, तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। उसके बाद जो शय और शय, शय, सय, ये ऊष्म व्यंजन थे। इनमें जो तीनों हैं, शय, शय, सय, ये भी क्या है? ये भी अघोष हैं। ये टोटल कितने हो गए? ये 13 हो गए। कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, उसके बाद जो सघोष होते हैं, सघोष प्रत्येक वर्ग का पहले 2, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हो गए हमारे अघोष। ठीक है, तो जो बचे तीसरे 3 पीछे वाले, तीसरा, चौथा और 5वां, वो क्या हो गए? सघोष हो गए। तो ये 3 प्रत्येक वर्ग में 3 हो गए, तो 5 वर्ग में ये कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। और जो ऊष्म व्यंजन में हमने शय, शय, सय, वो तो हमने अघोष में ले लिया, और जो है रह गया वो आ गया सघोष में। उसके बाद मूल स्वर 11, ये भी होते हैं सघोष। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 आ गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। ये 31 क्या हो गए? ये हमारे हो गए सघोष व्यंजन हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर जो पूरी वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला को ही 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले है स्पष्ट व्यंजन कह लीजिए, वर्ण कह लीजिए, तो टोटल कितने हैं? 25 हैं। फिर ईशत व्यंजन कह लीजिए, उसमें आ गए य, र, ल, व, ये आ गई। विव्रत अब में आ गए, विव्रत में पूरे के पूरे स्वर आ गए। ठीक है, और उसमें ईशत विव्रत की बात करें तो उसमें शय, शय, सय है। इसमें इतना डीप पूछा नहीं जाता, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। आप एक बार नज़र निकाल लीजिएगा,
कि जो स्पष्ट होते हैं, ईषित होते हैं, विवृत होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कै वर्ग की बात करते हैं। कै वर्ग हमने देखा था कि क्या है, ये कंठ है। इसका जो उच्चारण स्थान हमने कंठ है पढ़ा था, और उसमें और जो ए और आ स्वर भी शामिल हो गए और एक है इसमें शामिल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, कंठ है, याद आपको करने हैं। उसके बाद चै वर्ग तालव्य, तालु से बोला जाता है, पढ़ा था हमने। और ई जो दो स्वर इसमें शामिल हो गए, और शय और ये भी इसी तालव्य में शामिल हो गए, तो ये सारे तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद आ गए टै वर्ग। टै वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता था, मूर्धा से बोला जाता था। री इसमें स्वरों से शामिल हो गया, और रै और शय और व्यंजन आ गए इसमें, तो ये क्या है, ये सारे के सारे मूर्धा से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तै वर्ग दंत्य था, और लय और सय इसमें और ऐड हो गए, तो ये सारे क्या है, दंत्य इनका जो है उच्चारण स्थान है। उसके बाद पै वर्ग ओष्ठ्य था, और ऊ दो स्वर इसमें जुड़ गए, ये आ गया टोटल, ये सारे के सारे ओष्ठ्य वर्ण हैं। ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए, ये क्या है, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंठ तालु से एक दो वर्ण ही हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। ए और ए कंठ तालु से, ओ और ओ कंठोष्ठ्य से, कंठ और ओष्ठ दोनों से यानी कि बोले जाते हैं। ए और ए दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद एक जो वै रह गया, य रै लै वै अंतस्थ व्यंजन का, ये दंतोष्ठ्य से बोला जाता है। और जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं, और ये नासिकीय ध्वनि है, क्योंकि ये जब हम उच्चारण करते हैं कै खे गै घै ngं, इसमें नाक से आवाज़ आती है, तो ये नासिकीय ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है, नासिकीय ध्वनियाँ हैं। सॉरी, पता नहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है, फ़ोन ऑफ हो रहा है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वर्णमाला में जो हमने कल की क्लास में स्वर किए हैं, आज की क्लास में जो व्यंजन किए हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप 2-3 बार क्लास को अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चे कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते, ये बड़ा मतलब कि बच्चों को रहता है, जो बच्चे कोर्स से लेके नहीं पढ़ते, उन्हें अपने आप में कोई कमी लगती है कि हमने कोर्स नहीं लिया, ठीक है। मेरी कोशिश है कि जो बच्चा कोर्स नहीं लेगा, मैं उसके लिए रेगुलर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी यहाँ पर तैयारी करवाऊँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।